नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को अपना सूबा छोड़ने से रोक दिया गया है। अब सोहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा छोड़ने से क्यों रोका गया, ये मामला क्या है, इस खबर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद आपको ये बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या बड़ा होने का इम्कान है। आप जानते हैं कि आज 18 दिसंबर है और आज जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ जो को वारंटों की पटिशन है उस पर बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। और आज की अदालती कार्रवाई इसलिए भी अहमियत अख्तियार कर चुकी है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कुछ मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वफाकी आइनी अदालत में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन दायर की थी और जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसल में भिजवाया था। तो ये मुख्तलिफ जो लिटिगेशन जिसका आगाज़ जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से किया गया है, इसके बाद आज की अदालती कार्रवाई में क्या होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो तीसरी खबर है, इमरान खान के बेटों बल्कि कासिम और सलमान, जिन्होंने पाकिस्तान आने का ऐलान किया था, लेकिन अब नाज़रीन मामला ये है कि इमरान खान साहब के बेटों की जो वीज़ा एप्लीकेशन है उस पर एतराज़ उठा है। उस एतराज़ पर भी हम बात करेंगे, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और आप जानते हैं क्योंकि इमरान खान की ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं, तो 6 लोगों की जो फ़हरिस्त आज अडयाला जेल की इंतज़ामिया को दी गई थी मुलाकात के लिए, उसमें जो वज़ीर कानून हैं खैबर पख्तूनख्वा के आफ्ताब आलम साहब हैं, अदनान कादरी साहब हैं और पीर मुसव्वर ख़ान हैं, मोहम्मद इसरार हैं, लियाकत अली ख़ान हैं और तमीर सलीम झगड़ा का नाम जो है वो दिया गया है। अब आप ये देखें कि इस लिस्ट में सोहेल अफरीदी का नाम नहीं है और जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के जो तर्जुमान हैं शफ़ी जान साहब, उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि जुमेरात के रोज़ अफरीदी साहब जो हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए आया करेंगे। बेशक मुलाकात करवाएं, बेशक मुलाकात ना करवाएं, लेकिन हम अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगे। लेकिन अफरीदी साहब जो कि 10 मरतबा आए, 10वीं मरतबा उनकी मुलाकात जो है वो इमरान खान के साथ ना हो सकी और अब 11वीं मरतबा सोहेल अफरीदी साहब आज अडयाला जेल नहीं पहुँच रहे हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए। अब तक की इतलात के मुताबिक, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये इतलात तस्दीक शुदा हैं, नाम अफरीदी साहब का इसलिए नहीं दिया गया आज इमरान खान से मुलाकात करने वाली लिस्ट में क्योंकि बताया गया कि जनाब अफरीदी साहब ने जाना है लाहौर और जो इमरान खान साहब ने पार्टी के फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी जो तफ़वीज़ की है महमूद खान अचकज़ई को और उसके साथ साथ राजा नासिर अब्बास साहब को, तो लाहौर में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वहाँ पर पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए ये अफरीदी साहब ने वहाँ पे जाना था लाहौर में। जैसे गंडापुर साहब भी एक मरतबा गए थे, लेकिन उसके बाद गंडापुर के साथ क्या हुआ कि चंद माह के बाद उसे वज़ारत आला से हटा दिया गया। तो सोहेल अफरीदी साहब भी वहाँ पे जा रहे थे पंजाब की तहरीक इंसाफ की तंजीम को जो है वो मतलब एक्टिवेट करने के लिए, वहाँ पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रमोट करने के लिए, उसमें एक नई जान डालने के लिए। लेकिन हुआ ये है कि जब अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा से निकले लाहौर जाने के लिए, तो अफरीदी साहब को खैबर पख्तूनख्वा सूबा छोड़ने से रोक दिया गया और ये रोका किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पार्टी की तंजीम की जानिब से रोका गया कि अभी आप फ़िलहाल ना आएँ, हम पूरा एक इंतज़ाम यहाँ पे करेंगे। अब पंजाब की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र कौन है? आलिया हमज़ा साहिबा हैं। मैं बाज़ औक़ात आलिया हमज़ा को आलिया नीलम कह जाता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस हैं, तो ये मेरी गलती अक्सर होती है, तो इससे मैं आपसे आज माज़रत करता हूँ। तो पार्टी ने रोका है कि आप अभी ना हैं, आपके शायान यहाँ पर प्रोग्राम इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, फिर आप आइएगा। तो ना वहाँ के रहे अडयाला जेल जाने के, ना लाहौर के रहे, तो उनको कह दिया गया कि आप अपने सूबे में फ़िलहाल रहें। तो अब देखते हैं कि जब लाहौर की तंजीम ने तहरीक इंसाफ ने रोक दिया है तो फिर आज इनको आना चाहिए। अब नाज़रीन आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज समाअत होने जा रही है, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ को वारंटों की पटिशन मियां दाऊद साहब ने दायर की है। और जैसे मैंने कहा कि 2 दरख्वास्तें जो कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने दायर की, एक ये कहा कि पहले तो आप सिंध हाई कोर्ट में मुझे हुक्म इम्तना दे रखा है, जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने बेंच के सामने कहा है, और दूसरा उन्होंने कहा कि
अगर आप सिंध हाई कोर्ट की कार्रवाई के बाद भी, हुक्म इम्तना के बावजूद भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं रोकते, तो फिर आप फुल कोर्ट बनाएं। और उस फुल कोर्ट में ना सरफराज डोगर साहब बैठे, ना खादिम हुसैन सोमरू साहब बैठे, ना जस्टिस आसिफ साहब बैठे, और ना ही तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि मुझे भी उस फुल कोर्ट में शामिल ना किया जाए। बट डेफिनेटली जब फुल कोर्ट अगर चले बनता है, फ़र्ज़ कर लें बनता है, तो क्या एप्लीकेंट जो कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब है उनको फुल कोर्ट में शामिल किया जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं मुझे भी शामिल ना करें। भाई आपको वैसे भी शामिल नहीं हो सकते टेक्निकली। अब ये 2 दरख्वास्तें हैं इनकी, इन दरख्वास्तों का जायज़ा लेना। लेकिन आप नाज़रीन ये देखें कि आखिरी समाअत पे जहांगीरी साहब ने अदालत से ये कहा था कि मुझे इस केस का रिकॉर्ड नहीं फ़राहम किया गया, तो वो रिकॉर्ड फ़राहम करने का अदालत ने हुक्म दे दिया। जहांगीरी साहब ने अदालत से वक्त मांगा था कि मुझे जवाब दाखिल करने के लिए आप मोहलत दे दें, 3 दिन कम थे। अदालत ने उनको मज़ीद 4 दिन दे दिए। अब जहांगीरी साहब का आज की अब तक की अपडेट्स के मुताबिक अभी तक इस केस में जवाब नहीं आया है। जिस जवाब के लिए उन्होंने मोहलत मांगी थी वो तहरीरी कंसाइज स्टेटमेंट अफरीदी साहब ने अपने तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबमिट नहीं करवाया है। और फिर उनकी तरफ से एक आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई कि ये दरख्वास्तें काबिल समाअत क्यों करार दी गई, मुझे नहीं सुना गया। और फिर सरफराज डोगर साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया कि मुझे इस्तीफ़े का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो पैगाम पहुंचाया गया, तजवीज़ दी गई कि मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन कर जाऊं। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, तो लिहाजा सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होनी चाहिए। अब नाज़रीन, ये जो बात जनाब जहांगीरी साहब ने की है कि मुझे पैगाम दिया गया है, ये बात भी अदालत में हो सकती है, ये बात भी अदालत में हो सकती है। और फिर सबसे अहम बात हो सकता है कि ये जो मतलब इस्तीफ़े की प्रपोज़ल वाली बात की गई हो, ये शायद सरफराज डोगर साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए कि वो बेंच में ना बैठे, मैंने आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया है, वो भी एक अटैम्प्ट हो सकती है। लेकिन बहरहाल आज की अदालती कार्रवाई बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, जिसमें आईनी अदालत वाला मामला भी उठाया जाएगा कि आईनी अदालत में दरख्वास्त है तो आप यहाँ पर जो है वो रोक दें, सिंध हाई कोर्ट में हुक्म इम्तना है यहाँ पर भी रोक दें, और फिर फुल कोर्ट बनाया जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जिक्र किया जाएगा। तो देखना ये होगा कि इन तमाम सवालात को, इन तमाम एतराज़ात को जो कि जहांगीरी साहब ने आज की समाअत से पहले जवाब दाखिल किए बगैर कि उनकी डिग्री से मुतल्लिक जो कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, आप क्या कहते हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, मुझे एक नई चीज़ याद आ गई। जो जहांगीरी साहब कहते हैं ना कि मेरी डिग्री असली है, तो हल्फ की भी वो बात करते हैं, तो उस पर नाज़रीन कुछ वकला का कहना ये है, और कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भी, कि डिग्री जो हासिल की गई है वो डिग्री ठीक है, रिकॉर्ड भी यही कहता है कि डिग्री ठीक है, लेकिन ये डिग्री अनफेयर मीन से हासिल की गई है। जहांगीरी साहब पर तो पाबंदी थी 1989 में दोबारा कराची यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अपेयर होने की, तो इन्होंने मतबादल जालसाजी से जो इल्ज़ाम लगा है इनरोलमेंट करवाई, और मुख्तलिफ़ और तरीक़ों से जाली स्टैम्प का इस्तेमाल करके, और कुछ जो रोल नंबर किसी और को इनरोलमेंट या रोल नंबर इनरोलमेंट हुई थी उसकी जगह पे ये सब कुछ करवाया गया और डिग्री इस तरीके से हासिल की गई। तो टेक्निकली अगर कहें तो जहांगीरी साहब जो कहते हैं ना कि डिग्री असली है, डिग्री कराची यूनिवर्सिटी ने असली जारी किया। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई किसी से आपने फ़ोटोकॉपी करवा ली या कोई आपने प्रिंटर से कलर कोई डिग्री जारी करा ली, इस तरह का मामला नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी ने जब कहा कि जहांगीरी साहब ने अपने एग्ज़ाम में नकल मारी है और जो एग्ज़ामिनेशन का जो स्टाफ था उनके साथ जो है वो धमकी अमेज़ रवैया रखा है, उसके बाद 3 साल की पाबंदी लगा दी गई। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जैसे डिग्री का इजरा हुआ है उसके मुताबिक तो अगले साल भी जहांगीरी साहब फिर इलेक्शन उसमें बैठ गए एग्ज़ामिनेशन में। और कराची यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक वो जो शख्स बैठा था वो तारिक महमूद जहांगीरी नहीं था, वो शख्स कोई और था। पहले साल कोई और, दूसरे साल कोई और था, तीसरे साल फिर कोई और था। 1992 में जहांगीरी साहब ने दोबारा एग्ज़ाम में अपेयर होने की उनको इजाज़त थी, लेकिन 3 साल की पाबंदी थी। लेकिन बहरहाल मैंने तो एक चीज़ आपको बताई कि जो एलिगेशंस हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो ये बताती हैं आज की अदालती कार्रवाई में नाज़रीन तारीख़ भी पढ़ सकती है, और तारीख़ पढ़ने के साथ साथ हो सकता है कि इस केस का फ़ैसला ही महफूज ना कर लिया जाए। तो जो भी आज डेवलपमेंट होगी उसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन 4 इस्तीफ़े आए हैं
और ये 4 इस्तीफ़े एनसीसीआई के वो अफसरान जिन्होंने ढकी भाई के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया था, कुछ और इनकी जानिब से इसी तरीके से यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिए गए थे, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब थे, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान थे, शोएब रियाज थे, तफ्तीशी हैं ढकी भाई के केस के, इस्मा मजीद कोई ख़ातून हैं। अब इन चारों जो एनसीसी के अफसरान थे, इनकी जानिब से 20 नवंबर को अपने ओहदों से रिज़ाइन कर दिया गया था। ये मुस्तफ़ी हो गए थे, इस्तीफ़ा दे दिया था। अब 20 नवंबर से इनका जो इस्तीफ़ा है, अब वज़ारत दाखिला ने वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया है और वज़ारत दाखिला की जानिब से इनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट होने के बाद इदारे की जानिब से यानी एनसीसीआई की जानिब से इस्तीफ़े की अप्रूवल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि कायदे आज़म ने क्या कहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अवाम के खादम है, वो अपने आप को हुक्मरान ना समझें। तो यहाँ पे नाज़रीन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ढकी भाई के साथ बेशक जो उन्होंने कानून की वायलेशन की है, कार्रवाई होनी चाहिए। रजब भट्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, अपना उसके ख़िलाफ़ नदीम मुबारक के ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक करें। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कोई कानून तो नहीं हो रहा था। ये तीनों यूट्यूबर जिन पे इल्ज़ाम है गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन का, वो ये कहते हैं कि हम तावन करने के लिए तैयार हैं, जो अदालत का फ़ैसला होगा हमें काबिल कबूल होगा। लेकिन यहाँ पे किया क्या गया, यहाँ पर तो इन मुल्ज़मान को ब्लैकमेल किया गया, इनसे पैसे बटोरे गए ढकी भाई से। तो अभी इन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी सीटों से, अपने ओहदों से। नाज़रीन इमरान खान साहब जिनके बेटों ने यह ऐलान किया स्काई न्यूज़ पे इंटरव्यू देते हुए कि वो जनवरी में पाकिस्तान में जाएंगे और अपने वालिद इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे, और ये मुलाकात आने की वजह उन्होंने ये बयान की क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर बेटे आते हैं तो उनकी वालिद के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। तो इस पर बेटे कहते हैं कि हमें यकीन है कि हमारी मुलाकात करवाई जाएगी, इसी यकीन के साथ हम जनवरी में पाकिस्तान जाएंगे। और साथ में उनकी तरफ से कहा गया कि हमने पाकिस्तान का जो वीज़ा है, वीज़ा भी हमने अप्लाई कर दिया है। अब नाज़रीन इमरान खान साहब की जो बहन अलीमा खान वो क्या कह रही थी कि बच्चे पाकिस्तान नेशनल हैं और उनके पास नाइकॉप मौजूद है, और नाइकॉप से मुतल्लिक बाद अज़ा अलीमा खान ने यह कहा था कि एक का नाइकॉप जो है वो गुम हो गया है और दूसरे का गवाच गया है। मतलब बात एक ही थी, एक का गुम हो गया है, दूसरे का मिल नहीं रहा, गवाच गया है, मतलब वो किसी का नाइकॉप भी नहीं मिला। अब नाइकॉप तो उसको जारी किया जाता है जिसकी पाकिस्तान की नेशनैलिटी हो, और अगर इमरान खान साहब के बेटे ये कह रहे हैं कि हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, तो इसका मतलब ही क्या है कि उनके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं है, उनके पास कोई नाइकॉप नहीं था। लेकिन चलें, ये तो हम मफरूज़े पे बात कर रहे हैं। हमारे जो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है तारिक साहब, उनकी जानिब से कल इसी बात पे सवाल उठाया गया कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान नेशनल नहीं हैं, वो कैसे पाकिस्तान पे तनकीद कर सकते हैं जब वो पाकिस्तान के नेशनल नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल तो ये जन्म लेता है, क्या इमरान खान साहब ने अपने बेटों को पाकिस्तानी नेशनल नहीं बनाया? वो पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की बात करें, वो पाकिस्तान में करप्शन के ख़ात्मे की बात करें, वो पाकिस्तान में एनवायरमेंटल एमरजेंसी की बात करें, सुनामी की बात करें, वो पाकिस्तान में एजुकेशनल और सेहत सुनामी की एमरजेंसी की बात करें, लेकिन जहां पाकिस्तान के को रियासत मदीना की और बाकी दावे आप करते हैं, आपने अपने बेटों को पाकिस्तानी नेशनल नहीं बनाया। आप लोगों को, बच्चों को सड़कों पे निकालते हैं अपनी सियासत के लिए, सियासत को आगे लेके जाने के लिए, अपनी रिहाई के लिए। अपने बेटे आपने पाकिस्तान नेशनल नहीं बनाए, ये मिनिस्टर कह रहा है, मिनिस्टर की बात के मुताबिक मैं कह रहा हूँ। और फिर दूसरी जो चीज़ प्रूफ मिलती है कि बच्चों ने पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई किया है। अगर वो पाकिस्तान के नेशनल होते उनको वीज़ा अप्लाई ना करना पड़ता, वो बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान आते। अब नाज़रीन आप ये देखें कि जब भी आप किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं, अमेरिका का, बरतानिया का, वो आपसे आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल मांगते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो भी दे दें, और भी आपसे तफसीलात मांगी जाती हैं। क्यों मांगी जाती हैं कि ये जो शख्स जिसने यूके या अमेरिका या किसी और वेस्ट मुल्क का वीज़ा मांगा है, वो उसके ख़यालात जानते हैं, उसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स को विज़िट करके। अगर आप टूरिस्ट वीज़े पर जाना चाहते हैं, वो आपकी प्रोफाइल का विज़िट करके ये भी देखते हैं, एक जायज़ा लेते हैं कि आया कि इसको टूरिज़म का कितना शौक़ है। लेकिन बेसिकली उसमें ये चीज़ें भी देखी जाती हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मतलब जो बंदा वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है अमेरिका के लिए, यूके के लिए, कहीं वो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे लिख तो नहीं रहा, उसके हमारे मुल्क के हवाले से ख़यालात क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो जैसे तारिक साहब कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं फ़ॉरेन नेशनल, पाकिस्तानी नेशनल है नहीं, और पाकिस्तान पे उनकी जो तनकीद है वो बिला जवाज़ है, तो उनके वीज़ा एप्लीकेशन में फिर ये बातें देखी जाएंगी।
अगर फॉरेन नेशनल होने के नाते, यूके नेशनल होने के नाते उन्होंने पाकिस्तान पे तनकीद की है, तो उनके वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर एतराज़ लग सकता है, एतराज़ उठ सकता है। तो ये था नाज़े हमारा ब्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान